हेलो दोस्तों, मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में, अर्थात आज का हमारा टॉपिक टिश्यू हम पढ़ते हैं। टिश्यू के बारे में जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है और टिश्यू कैसे काम करता है। सबसे पहले बात आती है टिश्यू होता क्या है, उत्तक क्या होता है। उत्तक, इससे पहले हमने पढ़ा था कोशिका के बारे में। तो उत्तक जो कोशिकाएं होती है जो समान कार्य करती है, उनका समूह समान उत्पत्ति होती है, उनके समूह को हम उत्तक कहते हैं। जो समान कोशिकाएं कार्य करके एक समूह बनाती है उसको हम उत्तक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है उत्तक। जो उत्तक होता है उसके अध्ययन की शाखा को हम क्या कहेंगे? उत्तक के अध्ययन की शाखा को हम कहते हैं औतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन, जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को हम कहते हैं औतिकी। औतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी। इंग्लिश में कहते हैं इसको हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया था? हिस्टोलॉजी शब्द दिया था एक वैज्ञानिक का नाम आता है, उसका नाम है मेलपिगी। मेलपिगी नाम के वैज्ञानिक ने हिस्टोलॉजी शब्द दिया था। इस शाखा का नाम हिस्टोलॉजी रखा था मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने। मेलपिगी नामक वैज्ञानिक ने इस शाखा का नाम, जिसमें हम उत्तक का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी, इसका नाम दिया था कि इस शाखा को हम औतिकी अर्थात हिस्टोलॉजी कहेंगे। और इस हिस्टोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसमें नाम आता है सर्वप्रथम प्रयोग, इस शब्द का, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मायर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1819 में। 1819 में मायर नामक वैज्ञानिक ने इस उत्तक के अध्ययन की शाखा को हिस्टोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं उत्तक। उत्तक शब्द को भी किसी ने दिया है, उत्तक शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो किसने प्रयोग किया है? उत्तक शब्द में नाम आता है विचट। विचट नामक वैज्ञानिक ने उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उत्तक का सर्वप्रथम प्रयोग किया। सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कौन से वैज्ञानिक ने किया था? विचट, या बीचट बोलते, बीचट। विचट नाम के वैज्ञानिक ने उत्तक का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब हमने समझ लिया है उत्तक क्या होता है, कि उत्तक जो समान कोशिकाएं होती है, जिनकी उत्पत्ति समान होती है, जो समान कार्य करती है, उनके समूह को हम उत्तक कहते हैं अर्थात टिश्यू कहते हैं। अब उत्तक पाए कहाँ जाते हैं? उत्तक पादप उत्तक भी होते हैं और जंतु उत्तक भी होते हैं। पादप उत्तक होते हैं वो पादपों में पाए जाते हैं और जंतु उत्तक जंतु में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पादप उत्तक के बारे में। पादप उत्तक को देखते हैं हम। यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा आज का अगला टॉपिक आएगा पादप उत्तक। पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक जो पादपों में पाए जाते हैं, उन उत्तकों को हम पादप उत्तक कहते हैं। ये पादप उत्तक, पादपों में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? पादपों में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। इनको हम एक चार्ट के माध्यम या फिर एक डायग्राम, ये जैसे हम बना लेते हैं ना, इंडेक्स के माध्यम से देख लेते हैं। ये पादप उत्तक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक, ज्योतक उत्तक, और एक होते हैं स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक, ये जो हमने 2 प्रकार बांटे हैं, ये किस आधार पर बांटे हैं? ये इनके विभाजन के आधार पर बांटे हैं। जब पादप उत्तक में मतलब कोशिकाएं होती है, उसमें विभाजन होता है ना, तो विभाजन के आधार पर हमने इन उत्तक को 2 भागों में बांट दिया है। एक का नाम विभज्योतक और एक का नाम स्थायी उत्तक।
स्थायी, ये उत्तक, ये विभज्योतक उत्तक। अब इसको देख लेते हैं कि विभज्योतक अर्थ का अर्थ क्या होता है। विभज्योतक अर्थात इसमें नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। विभज्योतक विभाजन, विभाजन से लेंगे हम, अर्थात जिन कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, समसूत्री विभाजन होता रहता है, मतलब लगातार इनमें विभाजन चलता रहता है, एक के बाद एक विभाजन होता रहता है। और स्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होता है। ये क्या होता है, जो विभज्योतक उत्तक होते हैं इनमें विभाजन होता 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 और अंत में ये एक स्थायी उत्तक का निर्माण कर लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो ये उत्तक हुए विभज्योतक वाले, वो आगे चलकर स्थायी उत्तक का ही निर्माण करते हैं। इस विभज्योतक उत्तक की पादप में क्या स्थिति होती है, इसके आधार पर हमने इन विभज्योतक उत्तक को 3 प्रकार में बांटा है। कौन कौन से प्रकार हैं, इनकी स्थिति के आधार पर देख लेते हैं। ये इनकी स्थिति के आधार पर, ये इनकी स्थिति के आधार पर ये हो गए 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक पहला प्रकार लेते हैं, ये तो हो गया शीर्षस्थ विभज्योतक, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। दूसरा हो गया पार्श्व या पार्श्विक, कुछ भी कह सकते हैं, पार्श्विक या पार्श्व विभज्योतक। अब तो पार्श्व ले लेते हैं, छोटा वर्ड है, पार्श्व विभज्योतक उत्तक। और तीसरा है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो नाम से दिखाई दे रहा है, जो शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक होते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें शीर्ष अर्थात जो पादप होते हैं उनके शीर्ष भाग में ये पाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे अब ले लेते हैं तने को, या फिर तने के सबसे बाहरी भाग, ये हमारा ये हुआ, ये जैसे मैं पौधा बनाती हूँ एक ये पादप, इसमें यहाँ पे पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती लगी हुई है। जो ये पत्ती होती है, अब इसका शीर्ष भाग कहाँ होगा, यहाँ पर, और ये जो तना होगा इसका शीर्ष भाग कहाँ होगा, यहाँ पर, ये शीर्ष भाग, ये तने का शीर्ष भाग हुआ यहाँ पर, ये बढ़ता चला जाता है, इसका सबसे शीर्ष भाग। यहाँ पर भी कुछ तो होगा पर फिर भी शीर्ष भाग, तने का शीर्ष भाग यहाँ पर पाया जाता है। ये वाला उत्तक शीर्ष विभज्योतक उत्तक, ये शीर्ष पर पाए जाने के कारण ये विभाजन करता रहता है और विभाजन करते करते पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। और लंबाई में वृद्धि करने के कारण इसकी प्राथमिक वृद्धि होती है। इसका एक गुण तो हो गया, ये क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। इसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। इसके बाद ये विभज्योतक उत्तक ये जड़ में भी पाया जाता है और पादप, ये पादप के तने में भी पाया जाता है, पर ये पाया कहाँ जाता है, केवल शीर्ष पर पाया जाता है। ये शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पार्श्व, पार्श्व की बात करते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है जो पादप होता है उसके पार्श्व भाग में पाया जाता है, अर्थात पार्श्व मतलब साइड में, कोने में पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाता है, ये पार्श्व विभज्योतक उत्तक। तो कोने में पाए जाने के कारण इसका क्या होगा, अब जैसे हम पादप को देख लेते हैं, पादप का क्या होता है, अगर कोई चीज पादप में, यहाँ जैसे तना है, ये तना है, अब इस तने को हम ऐसे देख लेते, ऊपर से देख लेते हैं, तने जैसे तना ऊपर से ऐसा दिखाई देता है हमें। अगर कोई चीज साइड में पाई जाएगी तो वो क्या करेगी, वृद्धि करेगी। इसका काम क्या है, विभज्योतक उत्तक, विभज्योतक है ना, विभाजन का काम करेगी। तो विभाजन कर करके अपनी संख्या में वृद्धि करती है। अब इसका तो ये शीर्ष पर पाया जा रहा है, तो ये विभाजन करते करते लंबाई में वृद्धि करता है। अब ये साइडों में पाया जा रहा है, तो ये विभाजन करेगा तो क्या होगा, पौधे की मोटाई बढ़ेगी। आप सोच कर देखो, अगर कोई हम तने को ऐसे देखते, तना ऐसा होता है खड़ा, हम इसको ऊपर से देखेंगे तने को तो हमें ऐसा दिखाई देगा गोल सा, ये साइडों में पाए जाएंगे। जैसे खड़े में देखो तो साइडों में, ऊपर से देखने पर ये भी साइडों में। अगर साइडों में वृद्धि करेंगे, विभाजन करेंगे तो तना मोटा होता जाएगा, अर्थात तना द्वितीयक वृद्धि करता जाएगा। हम मोटाई में वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि नाम देते हैं। तो ये यहाँ पे पाया जाएगा, साइडों में पाया जाएगा, तो ये बड़ा वृद्धि करता करता मोटा होता जाएगा। इसके कारण तना मोटा होता जाएगा और तना द्वितीयक वृद्धि करता है। ये किस में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, ये मोटाई में वृद्धि करता है।
इसके बाद इसका काम द्वितीयक वृद्धि का। काम क्या होता है इसका? द्वितीयक वृद्धि का। इसका काम होता है द्वितीयक वृद्धि, अर्थात ये द्वितीयक वृद्धि हो गया। इसके बाद इसकी बात आती है, ये अंतर्वेशी उत्तक की बात आती है। अंतर्वेशी उत्तक कैसा होगा? अंतर्वेशी उत्तक होता है पहला अंतर्वेशी उत्तक। ये कहाँ पाया जाएगा? इसका नाम ही है अंतर, अर्थात अंदर की ओर पाया जाता है। ये अंदर की ओर, अर्थात दो कोशिकाओं में, जैसे दो उत्तक है उनके बीच में, दो कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है। ये तो दो कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई वृद्धि का नहीं होता है। अंतर्वेशी उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक की एक विशेषता है। अंतर्वेशी उत्तक कहाँ पाया जाता है? ये अंदर अंदर, अर्थात दो कोशिकाओं के बीच में। अर्थात ये कहाँ पाया जाता है? ये पर्व के, अर्थात पादप के पर्व में पाया जाता है और पर्व के भी आधार में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पर्व, अर्थात पत्ती के, ये पर्व के आधार भाग में पाया जाता है, पर्व के आधार भाग में पाया जाता है। और ये जो अंतर्वेशी उत्तक होता है, जो ये स्थायी उत्तक है, इसके बीच बीच में ये अंतर्वेशी उत्तक पाया जाता है, तभी तो इसका नाम अंतर, अर्थात अंदर की ओर। तो ये स्थायी उत्तक के मध्य में पाया जाता है, स्थायी उत्तक के मध्य में पाया जाता है, स्थायी उत्तक के मध्य में पाया जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं विभज्योतक। विभज्योतक हो गया, स्थायी उत्तक हो गया। विभज्योतक की एक और विशेषता, विभज्योतक में क्या पढ़ाया था हमने कि समसूत्र विभाजन ये करता है। समसूत्र विभाजन के द्वारा ये अपनी संख्या में विभाजन करता रहता है, अर्थात ये स्थायी नहीं होता है। तो इसको हम अस्थायी उत्तक से भी ले सकते हैं। ये अस्थायी उत्तक, इसका दूसरा नाम ले सकते हैं कि ये हुआ अस्थायी उत्तक और ये स्थायी उत्तक। ये अस्थायी हुआ तो इसमें क्या होगा? इसमें जो रसधानी होगी वो नहीं पाई जाती है। रसधानी अर्थात रिक्तिका से लेते हैं हम, तो इसकी विशेषता यहाँ लिख लेते हैं। इसमें जो रसधानी होगी अर्थात रिक्तिका, वो नहीं पाई जाती है। और जो इसका केंद्रक होगा, इसका केंद्रक कैसा होगा? बड़ी आकृति का केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक बड़ा होता है, इसका केंद्रक बड़ा होता है। ये अस्थायी हुआ तो इसमें विभाजन तो निश्चित रूप से होगा, इसमें विभाजन होता रहता है। इसका केंद्रक बड़ा और राजधानी इसमें नहीं पाई जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं स्थायी उत्तक की। स्थायी उत्तक में क्या होगा? ये जो स्थायी उत्तक होता है, ये विभज्योतक उत्तक आगे चलकर विभाजन करके आगे चलकर स्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है। अब ये स्थायी उत्तक है, इसमें क्या होगा? स्थायी उत्तक में जो कोशिकाएं रहेगी, इस उत्तक से जो कोशिकाएं बनती है उनका आकार निश्चित होगा, क्योंकि विभाजन तो करती नहीं है, तो विभाजन नहीं करेगी, तो जिसके कारण इनमें आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। ये स्थायी उत्तक होते हैं। इसके बाद आकार निश्चित होगा और इसमें क्या होता? केंद्रक बड़ा था, इसमें केंद्रक छोटा होगा, केंद्रक छोटा। इसमें रसधानी पाई जाती है, इसमें रसधानी नहीं पाई जा रही थी ना, इसमें पाई जाती है रसधानी, पाई जाती, उपस्थित, इसमें रसधानी उपस्थित होती है। इसके बाद इन स्थायी उत्तकों को हमने उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा। उत्पत्ति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? यही देख लेते हैं। ये उत्पत्ति हमने जैसे अभी बताया था कि इनसे ही ये उत्तक बनते हैं, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होगी? इन उत्तकों से होगी। तो उत्पत्ति के आधार पर इनको दो भागों में बांट लेते हैं। पहले तो एक यहाँ देख लेते हैं, किसके आधार पर? पहले उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ लिख लेते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर स्थायी उत्तक के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? ये होंगे दो प्रकार के। कौन कौन से?
एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहीं ले लेते हैं, देख लेते हैं। एक तो होगा प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राथमिक स्थायी ऊतक, प्राथमिक स्थायी ऊतक, और दूसरा होगा द्वितीयक स्थायी ऊतक, द्वितीयक स्थायी ऊतक। प्राथमिक स्थायी ऊतक के अंतर्गत कौन कौन आएगा? जो प्राथमिक वृद्धि करते हैं। प्राथमिक वृद्धि में मैंने इधर बताया था, ये भी प्राथमिक वृद्धि करता है, और ये अंतर्वेशी, ये भी प्राथमिक वृद्धि करता है। अंतर्वेशी और ये दोनों प्राथमिक वृद्धि करते हैं, अर्थात लंबाई में वृद्धि करते हैं। तो ये दोनों शीर्षस्थ और अंतर्वेशी प्राथमिक स्थायी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इसमें लिख लेते हैं, हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। एक तो आएगा शीर्षस्थ विभज्योतक, इसके अंतर्गत आएगा एक ये आएगा, और एक आएगा पार्श्व, ये अंतर्वेशी, एक अंतर्वेशी। दोनों ऊतक प्राथमिक स्थायी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक स्थायी ऊतक, इसमें कौन आएगा? इसमें ये एक आएगा। इसमें कौन सा आएगा? ये पार्श्व विभज्योतक, क्योंकि ये द्वितीयक वृद्धि करता है, इस कारण इसको हम इसमें रखेंगे, पार्श्व विभज्योतक ऊतक। क्या नाम आएगा? पार्श्व विभज्योतक ऊतक, पार्श्व विभज्योतक ऊतक इसके अंतर्गत आता है। अब ये तो हुआ स्थायी ऊतक का, ये स्थायी ऊतक को हम डिब्बे में बंद कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से देख पाएंगे। और ये विभज्योतक ऊतक, ठीक है। ये अब स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक ये तो हुआ उत्पत्ति के आधार पर। अब हम देखते हैं इसको संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये संरचना के आधार पर, ये संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? संरचना के आधार पर जो ये स्थायी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मृदुतक, और एक होता है एक मृदुतक और एक स्थूल कोण ऊतक, इसको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। मृदुतक ऊतक स्थायी ऊतक के भाग है ये 3 प्रकार का होता है स्थायी ऊतक। 3 भागों, मतलब इसको संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है कि ये ऐसा भी होता है स्थायी ऊतक, और स्थूल कोण भी होता है, और तीसरा दृढ़ोतक ऊतक, दृढ़ोतक ऊतक। ये 3 प्रकार के हुए, मृदुतक, स्थूल कोण, दृढ़ोतक। इनका हम देख लेते हैं इंग्लिश में नाम कि मृदुतक को क्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरेन्काइमा। पर ये पेरेन्काइमा ये अपने संरचना के आधार पर एक सेकेंड, ये संरचना के आधार पर 3 प्रकार के नहीं, संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। इसे हम देखते हैं। ये संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के? ये संरचना के आधार पर एक तो होते हैं सरल ऊतक, सरल ऊतक, और एक होते हैं जटिल ऊतक, जटिल ऊतक। एक तो ये 2 प्रकार के होते हैं। और जो अपन ने वो भी भाग लिखे थे मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, ये सरल ऊतक के भाग होते हैं। सरल ऊतक आगे चलकर 3 भागों, सरल ऊतक अर्थात ये समरूप सेल का बना होता है। सरल ऊतक, इसमें समरूप सेल मिलकर जो सरल ऊतक का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत जो समरूप सेल आएगी, इसका अपन एक गुण के रूप में ले लेते हैं, अर्थात इसका एक क्वालिटी, इसकी क्वालिटी होती है ये समरूप सेल्स का बना होता है। ये समरूप सेल्स का बना होता है, और ये एक से अधिक सेल्स का, अर्थात एक से अधिक सेल का बना होता है। ये एक से अधिक सेल्स का, एक से अधिक सेल्स का बना होता है जटिल ऊतक। देख लेते हैं इसको। हमने स्थायी ऊतक को
पहले तो उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा। कौन सा? प्राथमिक स्थायी उत्तक और द्वितीयक स्थायी उत्तक। ये प्राथमिक स्थायी उत्तक को हमने इसके अंतर्गत हमने दो इसको रखा, दो विभेदक उत्तक को रखा, शीर्ष वाले को और अंतर्वेशी वाले को, और द्वितीयक के अंतर्गत हमने पार्श्व विभेदक को रखा। इसके बाद हमने पढ़ा स्थायी उत्तक को संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सरल उत्तक और जटिल उत्तक। अब इस सरल उत्तक को हम आगे विभाजित करेंगे। ये सरल उत्तक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? इसके अंतर्गत आएंगे 3 उत्तक। कौन कौन से? पहला आता है मृदुतक। मृदुतक स्थायी उत्तक, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। और इसके बाद अगला आता है दूसरा, ये पहला हुआ। इसके बाद अगला आता है स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलेन। इसको इंग्लिश में कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा। इसके बाद अगला आता है, अगला क्या था हमारा? दृढ़ोत्तक उत्तक। इनके नाम से इनका अर्थ पता चल रहा है कि ये दृढ़ोत्तक अर्थात ये दृढ़ भागों में पाया जाएगा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। ये हुए सरल उत्तक के 3 प्रकार, मृदुतक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक। अब देखते हैं मृदुतक। मृदुतक का नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मृदु अर्थात ये पादप के कोमल अंगों में पाए जाते हैं। तो ये पादप के कोमल अंग जड़ तना पत्ती की एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ये मृदुतक उत्तक। इसके बाद ये जो उत्तक होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में अर्थात सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। इसके बाद इनकी जो ये मृदुतक कोशिका होते हैं, कुछ मृदुतक क्या होते हैं? ये कुछ मृदुतक में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो कैसे होती है? क्योंकि इन मृदुतक में हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक वो होता है ना जो कोशिकाओं में पढ़ा था अपन ने कि हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है कुछ मृदुतक कोशिकाओं में। और जिन कोशिकाओं में मृदुतक कोशिकाओं में ये हरित लवक पाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हरित उत्तक कहते हैं। हरित उत्तक कहते हैं। और जिन कोशिकाओं में ये जो कुछ पौधे की जो कुछ कोशिकाएं होती है उनमें गुहिकाएं पाई जाती है, जिनमें खालिस्तान या गुहिकाएं पाई जाती है, उन मृदुतक कोशिकाओं को हम कहते हैं वायुतक। वायुतक कोशिकाएं कहते हैं। इनको इंग्लिश में एरेनकाइमा। एरेनकाइमा। और इन हरित उत्तक को क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा। ये हुआ मृदुतक की बात। सेल वॉल हो गई, कोमल अंगों में पाई जाती है। इसमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, हरित लवक पाया जाता है। और वायुतक ये मृदुतक पाया जाता है और ये पादप के कोमल अंगों में पाए जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्थूल कोण उत्तक की। स्थूल कोण उत्तक में क्या होता है? इसमें ये कोमल अंग की जगह किसमें पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे पर्णवृंत। जो पादप की पर्णवृंत होती है, पत्ती में बनी होती है, उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद ये स्थूल कोण उत्तक में क्या होता है कि ये स्थान होता है अंतराकोशिकीय स्थान। दो कोशिकाओं के बीच में पाए जाने वाले अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, वो पाए जाते हैं। बहुत कम पाए जाते हैं। अंतराकोशिकीय स्थान बहुत कम पाए जाते हैं। दो कोशिकाओं को बीच में पाए जाने वाले स्थान को हम अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। इनका स्थान इसमें बहुत कम होता है। और इन मृदुतक सेल में
ये जो अंतरा कोशिकीय स्थान होते हैं इनकी जो मात्रा या फिर जगह होती है ये बड़ी होती है। यहाँ पे लिख देते हैं हम अंतरा कोशिकीय स्थान अधिक या बड़ा होता है। और ये लास्ट में दृढ़ता कोशिकाओं में जो अंतरा कोशिकीय स्थान होता है वो नहीं पाया जाता है। तो इसमें हम लिख देते हैं अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। इसके बाद अब इसके नाम से स्पष्ट है कि दृढ़ोत्तक, तो ये पादप के कौन से में पाया जाएगा? ये जो पादप के दृढ़ भाग अर्थात कठोर भाग होंगे उनमें पाया जाएगा। कठोर भाग में लेते हैं हम, जैसे जड़ को लेते हैं, तो ये पादप के कठोर भाग में पाया जाता है। कठोर भाग में पाया जाता है। और इसकी सेल वॉल बनी थी सेलुलोज से, और स्थूल कोण ऊतक की ये सेल वॉल किससे बनी होगी? ये बनी होगी पेक्टिन से। सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज व पेक्टिन से, सेलुलोज व पेक्टिन से मिलकर बनी होगी इसकी सेल वॉल। इसके कारण जो इसकी सेल वॉल होगी स्थूल कोण ऊतक की, इसके कारण मोटी हो जाएगी इसकी सेल वॉल जमाव के कारण। इन दोनों के पेक्टिन और सेलुलोज के जमाव के कारण इसकी सेल वॉल मोटी होती है। कैसी होती है? मोटी होती है। सेल वॉल मोटी होती है। इसके बाद तो इसकी जटिल ऊतक की रहेगी। इसकी सेल वॉल में किसका जमाव होता है? लिग्निन नामक पदार्थ का जमाव होता है। इसके कारण इसकी सेल वॉल मोटी होती है। इसमें लिग्निन का जमाव होता है। लिग्निन के जमाव के कारण कैसी होगी? ये मोटी होती है। और इसका कार्य क्या होता है? दृढ़ोत्तक, अर्थात ये पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और ये स्थूल कोण ऊतक ये क्या काम करते हैं? ये पौधे को लचक में दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जटिल ऊतक के बारे में। तो आइए देखते हैं जटिल ऊतक के बारे में। जटिल ऊतक कितने पार्ट में बांटा है और जटिल ऊतक क्या होता है? इस जटिल ऊतक को हमने 2 पार्ट में बांटा है। कौन कौन से 2 पार्ट? एक होता है जाइलम और एक फ्लोएम। एक को हम कहते हैं जाइलम और एक फ्लोएम। फ्लोएम को इंग्लिश में फ्लोएम का एक और नाम है, अन्य नाम बोलते हैं बास्ट। इसको अन्य नाम बास्ट और जाइलम का अन्य नाम दारू। जटिल ऊतक जो होता है, एक तो हमने पढ़ा था सरल ऊतक के बारे में जो एक ही प्रकार की समरूप कोशिकाओं से बना होता है, और जो जटिल ऊतक होता है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं अब जाइलम के बारे में। जाइलम वो होता है जो पौधों में जल का परिवहन करता है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। ये संवहन मंडल बनाते हैं जो पौधे में पाए जाते हैं, और ये जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि संवहन ऊतक के बारे में बताइए, तो हमें ये नहीं कि जाइलम के बारे में बताना है या फ्लोएम के, दोनों को मिलाकर बताना है। हमें संवहन ऊतक होता है, दोनों को मिलाकर इनके बारे में वर्णन करना होता है। ये दोनों का हुआ संवहन ऊतक। अब देखते हैं हम जाइलम के बारे में। जाइलम क्या करता है? ये पौधे में किसका परिवहन करता है? जल और खनिज लवण का। और जो ये फ्लोएम होता है ये किसका परिवहन करता है? ये पौधों में भोजन का परिवहन करता है। भोजन अर्थात स्टार्च का परिवहन करता है, जो पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में बनाया जाता है, उसको पौधे के सभी भागों तक ये फ्लोएम पहुंचाता है। अब जाइलम को देखते हैं। जाइलम के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? जाइलम को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला नाम आता है वाहिनिका या वाहिनिकाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रेकिड्स। इसके बाद नाम आता है वाहिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं वेसल्स।
वेसल्स, वेसल्स। इसके बाद नाम आता है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु अर्थात जाइलम फाइबर, जिसे हम कहते हैं जाइलम फाइबर। इसके बाद अगला नाम आता है जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? जाइलम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। अब देखते हैं सबसे पहले वाहिका के बारे में। वाहिका क्या होती है? वाहिका मृत सेल होती है। ये किसमें पाई जाती है? ये पौधे के जाइलम भाग में पाई जाती है। वाहिका मृत सेल होती है और ये रुक जाओ। अब ये चार नाम हुए, वाहिका, वाहिनिकाएं, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। अब पढ़ते हैं जाइलम वाहिनिका के बारे में। ये जाइलम वाहिनिका कौन सी सेल होती है? ये मृत सेल होती है। ये पौधे में खनिज लवण और जल का परिवहन करती है, खनिज लवण और जल का परिवहन करती है, वह जल का परिवहन करती है। ये वाहिनिका कैसी होती है? आकार में सिरों से नुकीली होती है, ऐसी दिखाई देती है वाहिनिका आकार में, जैसे नुकीली ये होती है ना संरचना वाइज, ऐसे नुकीली और बीच में से मोटी होती है। इसके बाद बात करते हैं वाहिका। यहाँ लिख देते हैं ये सिरों से नुकीली, सिरों से नुकीली होती है। इसके बाद बात करते हैं वाहिका। वाहिका कैसी होती है? ये होती है बेलनाकार, ये बेलनाकार आकृति में होती है। और बेलनाकार आकृति में भी कैसी होती है? ये बेलनाकार जो आकृति होती है, एक के ऊपर एक आकृति को, एक के ऊपर एक प्लेट रखकर और आकृति को चेंज कर देती है। जैसे कभी कभी ये बेलनाकार रहती है, सर्पिलाकार भी हो जाती है, सीढ़ी नुमा हो जाती है, वलयाकार हो जाती है, इनकी आकृति परिवर्तित हो जाती है, इसकी आकृति। इसके बाद ये भी मृत सेल होती है, मृत सेल होती है। इसके बाद जाइलम तंतु। जाइलम तंतु में ये तो एक रेशा होता है, ये भी मृत सेल होती है, जाइलम तंतु। जाइलम तंतु भी मृत सेल होती है। इसके बाद बात करते हैं जाइलम मृदुतक की। ये जाइलम की एकमात्र जीवित सेल होती है, जाइलम मृदुतक। जाइलम मृदुतक एकमात्र जीवित सेल होती है। और जो ये जाइलम तंतु पाया जाता है, ये मृत होता है, ये भी मृत होता है और ये भी मृत होती है। और एकमात्र जीवित सेल कौन सी हुई? जाइलम मृदुतक। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोएम की, जो पौधे में बनने वाले खनिज लवणों का या और स्टार्च का सभी भागों तक पहुंचाता है ये फ्लोएम। फ्लोएम के भी चार भाग होते हैं। सबसे पहले नाम आता है चालनी नलिका, चालनी नलिका या कोशिकाएं। चालनी नलिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लीव सेल। इसके बाद सहकोशिका, सहकोशिका। इसको कहते हैं कंपोनियन शेल। इसके बाद अगला चाल नलिका, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। इसके बाद फ्लोएम मृदुतक, अगला पार्ट फ्लोएम मृदुतक, मृदुतक। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लोएम पेरेनकाइमा,
फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम पेरेनकाइमा। अब इनकी विशेषता देख लेते हैं। ये चालनी नलिका क्या होती है? ये चालनी नलिका केंद्रक विहीन होती है, अर्थात मतलब ये जो वयस्क अवस्था में होती है चालनी नलिका, तब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसकी एक विशेषता हुई, ये वयस्क अवस्था में होने पर, वयस्क अवस्था में इसमें चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अर्थात वयस्क अवस्था में केंद्रक विहीन होती है, ये केंद्रक विहीन होती है। इसके बाद ये जो चालनी नलिका है, ये जो चालनी नलिका, इसमें कोशिका भित्ति ने दो कोशिकाएं जो जहां आपस में जुड़ती है उसमें चालनी पट्टिकाएं पाई जाती है, उसको हम चालनी पट्टिका कहते हैं, जो छिद्रित होती है चालनी पट्टिका कहते हैं। इसकी जो दो कोशिकाएं होगी, अर्थात जैसे देखो ये एक कोशिका और ये एक कोशिका, दूसरी ये एक कोशिका और ये दूसरी कोशिका। अब इन दोनों कोशिकाओं में कोशिका जहां से जुड़ती है ये छिद्रित होती है, ये छिद्रित पट्टिका होती है, इसे हम क्या कहते हैं? चालनी पट्टिका कहते हैं। तो चालनी नलिका में चालनी पट्टिका पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं सहकोशिका की। सहकोशिका कहाँ पाई जाती है? ये जो सहकोशिका होती है ये चालनी नलिका के पार्श्व भाग में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? चालनी नलिका के पार्श्व भाग में पाई जाती है। चालनी नलिका या कोशिका के पार्श्व भाग में पाई जाती है, पार्श्व भाग में पाई जाती है। और ये जो सहकोशिका होती है ये केवल और केवल एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है और बाकी में नहीं पाई जाती है। ये एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है, एंजियोस्पर्म पादपों में पाई जाती है और में नहीं पाई जाती है। इसके बाद फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु ये फाइबर, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है, ये कौन सी कोशिकाओं का बना होता है? ये होता है पेरेनकाइमा स्केलेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है। ये स्केलेनकाइमा कोशिकाओं का बना होता है, स्केलेनकाइमा सेल्स का बना होता है, जो हमने पढ़ी थी सरल उत्तक में पढ़ी थी। स्केलेनकाइमा सेल्स का ये बना होता है। और इसके बाद फ्लोएम मृदुतक की बात करते हैं। तो फ्लोएम मृदुतक कहाँ पाया जाता है? ये जो सहकोशिका होता है, सहकोशिका के पार्श्व भाग में फ्लोएम मृदुतक पाया जाता है, सहकोशिका के पार्श्व भाग में पाया जाता है, सहकोशिका के पार्श्व भाग अर्थात साइड में पाया जाता है। ये हो गई हमारी जटिल उत्तक के बारे में वर्णन। इसके बाद इनका ये हो गया सवन बंडल। सवन बंडल के बारे में हमने देख लिया कि क्या होता है सवन बंडल या सवन उत्तक, दोनों को मिलाकर हम सवन उत्तक कहते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।